शादी का मंडप सजा हुआ था, दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को वरमाला डालने वाले थे, लेकिन तभी अचानक से जो लड़की का भाई होता है वह वहां पर आ जाता है और आने के बाद दूल्हे को वरमाला डालने से मना कर देता है। इसके बाद बारात वाले और यहाँ पर जो घर वाले थे वो सभी इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होने के बाद उस लड़के से इस काम को रोकने का कारण पूछने लगते हैं। लड़की का पिता भी उससे कहता है कि बेटा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन वो कहता है कि पिताजी आप थोड़ी देर चुप हो जाओ, मैं बाद में आपको बता दूंगा, लेकिन उससे पहले इन लोगों को बारात यहाँ से वापस ले जानी होगी। उसके बाद वह लड़के वालों की बहुत बुरी बेइज्जती करता है और बेइज्जती करने के बाद उन लोगों को वहां से भेज देता है। क्या कारण था जो उसने बारात को वापस भेज दिया था? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के एटा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के मुखिया का नाम प्रमोद है, जो कि कारपेंटरी किया करता है, यानी कि लकड़ी के जितने भी सामान बना करते हैं उनको वो बनाया करता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता है। उसके घर में 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। बेटे का नाम मनीष है और बेटी का नाम ऋतु है। मनीष ने अपनी पढ़ाई लिखाई कर ली है और वह भी अपनी पिता की तरह ही कारपेंटरी किया करता है शहर के अंदर जाकर एक बहुत बड़े कारखाने में। वो लोग कारपेंटरी करके अपना गुजारा कर रहे थे और उनका गुजारा अच्छी तरह से हो भी रहा था। लेकिन तभी एक दिन शाम के समय जब बाप बेटे घर के अंदर बैठे हुए थे तो पिता अपनी बेटी की तरफ देखता है और अपने बेटे से कहता है कि बेटा अब तुम्हारी बहन सयानी हो गई है तो क्यों ना अब इसकी शादी करा दी जाए। इसके बाद बेटा भी पिता की बात को समझता है और कहता है कि हाँ पिताजी आप सही कह रहे हो, अब छोटी की शादी करा देनी चाहिए क्योंकि इससे आगे लोग तरह तरह की बातें बनाने लगेंगे। इसके बाद पिता अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढने लगता है। कुछ दिनों ढूंढने के बाद उन्हें एक अच्छा सा लड़का मिल जाता है जो उनकी बेटी के लिए ठीक ठाक था और उसी से वो अपनी बेटी की शादी तय करा देते हैं। इधर जो मनीष होता है उसे भी लड़का पसंद आता है और वो कहता है कि ठीक रहेगा पिताजी, इसी से अपनी बहन की शादी करा देंगे और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। अभी शादी होने में लगभग 6 महीने बाकी थे, तो 6 महीने तक दोनों बाप बेटों को बेटी की शादी के लिए पैसा इकट्ठा करना था ताकि वह अपनी बेटी की शादी अच्छी तरह से कर सके। जब शादी का समय आता है तो उन्होंने सारे सामान की तैयारी कर ली थी और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। शादी के दिन लड़का बारात लेकर उनके घर पर आ जाता है और वहां आकर उस लड़की से शादी करने लगता है। ऋतु भी शादी के लिए पूरी तरह से तैयार होती है और तैयार होने के बाद दुल्हन के जोड़े में कमरे के अंदर बैठ जाती है। सभी लोग बड़े ही खुश प्रतीत हो रहे थे और इसके बाद समय आता है वरमाला का। वरमाला के टाइम पर दूल्हा स्टेज पर पहुंच जाता है और ऋतु को भी वहां पर लाया जाता है और वरमाला होने ही वाली थी, लेकिन तभी जो लड़का होता है वो वरमाला डालने से मना कर देता है। कहता है कि मैं वरमाला नहीं डालूंगा। इसके बाद जब लड़की का पिता प्रमोद उससे पूछता है कि बेटा क्या हुआ, तुम वरमाला क्यों नहीं डालना चाहते, तो वो कह देता है कि आपने दहेज में बाइक नहीं दी है और बिना बाइक के मैं आपकी बेटी से शादी नहीं करूंगा। अभी के अभी आप एक बाइक का इंतजाम करो और उसके बाद ही मैं वरमाला डालूंगा। अब यह बात सुनकर जो प्रमोद होता है वो बड़ा ही हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी बेटी के लिए अपनी हद से बढ़कर काम किया था और अब उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी को एक बाइक भी दे सके और उसकी शादी अच्छी तरह से करवा सके। तो इसके बाद जो प्रमोद होता है वो लड़के के पिता के पास जाता है और उससे कहने लगता है कि देखो साहब, आपसे हमारी पहली ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन आपका बेटा बाइक के लिए कह रहा है तो मैं अर्जेंट में ऐसे बाइक कहां से लेकर आऊंगा। ऐसा करो, इस शादी को होने दो और बाद में मैं आपके बेटे के लिए बाइक खरीद कर दे दूंगा और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लड़के का पिता था वह भी दहेज का लालची था और वो कह देता है कि अगर बच्चे ने कहा है तो तुम उसकी जिद को पूरा कर दो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आखिर बच्चा है हमारा, अच्छा खासा नौकरी किया करता है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है, तुम्हारी बेटी को जिंदगी भर खुश रखेगा तो बाइक देने में कौन सा हर्ज है। अब जैसे ही पिता प्रमोद इस बात को सुनता है तो वह उनसे रिक्वेस्ट करने लगता है, कहता है कि देखो साहब, मैंने जहां से भी मुझे पैसे मिल सकते थे उस जगह से पैसे ले लिए हैं और पैसे लेने के बाद अपनी बेटी की शादी कर रहा हूं, तो अब मेरे पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहां से मैं पैसे लाकर आपके बेटे को बाइक दे सकूं। फिलहाल आप इस शादी को हो जाने दो, बाद में मैं आपके बेटे के लिए बाइक का इंतजाम कर दूंगा। अब यह बात धीरे धीरे मनीष को भी पता चलती है और इसके बाद वह भी लड़के वालों को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़का उसकी बहन को वरमाला डालने के लिए तैयार नहीं था और कह रहा था कि हम लोग बारात वापस ले जाएंगे अगर तुम लोगों ने बाइक का इंतजाम नहीं किया तो। चारों तरफ लोग इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। वो लोग कहने लगते हैं कि अरे ऐसा नहीं किया करते, तुम लोग पहले शादी कर लो और बाद में हम लोग वादा करते हैं कि तुम्हारे बच्चे को बाइक मिल जाएगी, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। अगर ये नहीं देगा तो हम लोग पैसा इकट्ठे करके तुम्हारे बेटे को बाइक दिला देंगे। तो जो लड़के का पिता होता है वो कहने लगता है कि जब बच्चे की जिद है तो इसमें मैं कर ही क्या सकता हूं। अब यह बात देखकर जो समाज वाले वहां पर इकट्ठा हुए थे उनको गुस्सा आ जाता है और वे लड़के के पिता पर हाथ उठा देते हैं। अब जैसे लड़के के पिता पर हाथ उठाया जाता है तो एकदम से वो नाराज हो जाते हैं और वहां से बारात को लेकर वापस जाने लगते हैं। अब जैसे प्रमोद देखता है कि उसके घर से बारात वापस जा रही है और उसका सारा
सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा, जो कुछ भी पैसा उसने अपनी बेटी की शादी के लिए लगाया है। तो वह लड़के वालों के पास जाता है और हाथ जोड़कर उनसे कहने लगता है कि देखो बारात को वापस मत ले जाओ, मेरी बेइज्जती हो जाएगी और जितना भी मेरा पैसा लगा है वो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। आप यहीं पर शादी कर लीजिए, बाद में मैं आपके लड़के को बाइक दिला दूंगा और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लड़के का पिता होता है वो गर्म हो जाता है और कहता है कि अब तो ये शादी होगी ही नहीं, अगर शादी करनी है तो पहले बाइक का इंतजाम करो और उसके बाद हमें खबर कर देना, उसके बाद ही तुम्हारी बेटी की शादी हो सकती है। ऐसा कहकर लड़के वाले वहां से जाने लगते हैं। तो जो प्रमोद होता है उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। इधर जो उसका बेटा मनीष था वह वहां पर खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था कि उसके पिता अपनी इज्जत बचाने के लिए कितनी बुरी तरह से उन लोगों के सामने हाथ फैला रहे हैं। बारात वापस लौट गई थी, परिवार वालों का पैसा बर्बाद हो गया था और उसके बाद वो पूरा परिवार कुछ दिनों तक ऐसे सहमा सा रहता है। इधर पूरे गांव में लोग तरह तरह की बातें उनके बारे में बनाने लगे थे। कोई तो कह रहा था कि जब हैसियत ही नहीं थी तो इतने बड़े घर में रिश्ता जोड़ने की क्या जरूरत थी, जो लोग मुंह खोलकर बाइक मांग रहे थे। कोई लड़के वालों को गलत बता रहा था कि उन लोगों को इस टाइम पर बाइक नहीं मांगनी चाहिए थी। इसी तरह की बातें गांव में चल रही थी और यह बातें मनीष के कानों तक भी पहुंच जाती हैं। वह ऐसे ही गुमसुम सा इधर उधर घूमा करता है, अपने काम पर भी नहीं जाता है। तभी उसके एक दोस्त जिसका नाम होता है राकेश का फोन उसके पास आता है और वो कहने लगता है कि भाई मनीष काफी दिन हो गए हैं, जो हो गया उसे भूल जा, तू यहां पर आ जा। क्योंकि राकेश उसकी बहन की शादी में भी था तो उसे पता है कि इन लोगों के साथ क्या हुआ है। इसके बाद मनीष उसे कहने लगता है कि भाई मेरा मन नहीं है, मैं कुछ दिनों बाद ही काम पर आ पाऊंगा, इतने में यहीं पर रहूंगा, मेरे परिवार की हालत ठीक नहीं है। लेकिन राकेश उसे समझाने लगता है, कहता है कि ठीक है, मैं मानता हूं कि तुम्हारे परिवार की हालत ठीक नहीं है, लेकिन तू अच्छी तरह से काम नहीं करेगा तो पैसा कैसे कमाएगा और जो पैसा तुम्हारा बर्बाद हुआ है उस पैसे की भरपाई कैसे करेगा। यह बात मनीष को भी कहीं ना कहीं ठीक लगती है। तो उसके बाद मनीष वहां से काम करने के लिए शहर चला जाता है और वहां पर रहकर काम करने लगता है। इसके बाद वह अपने उस दोस्त राकेश से मिलता है और उससे बातें करने लगता है, उसके साथ बैठकर अपने गमों को बांटने लगता है। तभी जो राकेश होता है वो उससे एक बात कहता है कि भाई इस दुनिया में अगर पैसा है तो सब कुछ है, अगर पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर उस दिन तुम्हारे पास पैसा होता तो तू फौरन से बाइक खरीदकर उस लड़के से अपनी बहन की शादी करवा देता। इस बात पर मनीष भी उसकी सहमति जताता है और कहता है कि हाँ भाई तू सही कह रहा है, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं, ये पैसा हमारे हाथ में तो नहीं है, ऊपर वाला जब चाहे हमें पैसा दे सकता है और जब चाहे हमसे पैसा छीन सकता है। तो उसका दोस्त राकेश उसे कहने लगता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, पैसा तो हमारे हाथ में नहीं है लेकिन मेहनत करना तो हमारे हाथ में है। तो मनीष कहता है कि हाँ भाई मेहनत करना हमारे हाथ में है, हम लोग मेहनत तो कर रहे हैं। तो राकेश कहने लगता है कि यार मैं कुछ और सोच रहा था, जब से तुम्हारी बहन की बारात वापस गई है तब से मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्याल चलते रहते हैं और मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना हम लोग अपना काम करें ताकि हम लोग अच्छा पैसा कमा सके और ऐसी मुसीबतें हमारे सामने नहीं आ सके। तो इसके बाद मनीष पूछने लगता है कि कैसा काम करें, हम कर भी क्या सकते हैं, हमें तो केवल यही काम आता है कारपेंटर का और इसी को हम कर सकते हैं। तो उसका दोस्त राकेश कहने लगता है कि क्यों ना हम ऐसा करें कि हम दोनों मिलकर अलग से काम चालू करें, खुद लकड़ी के अच्छे अच्छे सामान बनाएं क्योंकि हम लोगों को अच्छी तरह से काम आता है और उसके बाद उसका जो मुनाफा होगा उस मुनाफे को हमें मालिक के साथ नहीं बांटना पड़ेगा और हम खुद ही मुनाफा कमाएंगे। इस बात को सुनकर मनीष कहने लगता है कि यार इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है कि जो हम लोग काम कर सके। तो राकेश कहता है कि पैसा मेरे पास है लेकिन मुझे केवल तेरा साथ चाहिए, ताकि तू मेरे साथ रहेगा तो बाकी और कामों को हैंडल करने में मुझे आसानी होगी। मनीष कहता है कि इसमें पैसे कितने कमाएंगे। तो वो कहता है कि देखो पैसों की गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन अगर एक बार काम चल गया तो उसके बाद हम लोगों को ऐसी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद मनीष थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और वो कहता है कि इस बात के लिए तो मुझे पिताजी से आज्ञा लेनी होगी और उसके बाद ही मैं तुम्हें बता सकता हूं। तो जो राकेश होता है वो कहता है कि ठीक है, तुम अपने पिता से आज्ञा ले लो और उसके बाद मुझे बता देना। तभी जो मनीष होता है अपना फोन निकालता है और अपने पिता के पास फोन कर उनसे कहने लगता है कि पिताजी मैं ऐसा करना चाहता हूं, यह काम थोड़ा रिस्की तो है लेकिन अगर एक बार चल गया तो हम लोग उसी लड़के से अपनी बहन की शादी भी करा सकते हैं और उसको बाइक भी दे देंगे दहेज में और हमारी बहन की शादी होने के बाद गांव के अंदर जो भी हमारी इज्जत धूमिल हुई है वो भी ठीक हो जाएगी। उसका पिता पहले तो मना करता है लेकिन जब मनीष उनसे बार बार आग्रह करता है तो वो कह देता है कि ठीक है बेटा कोई बात नहीं, तू भी कर देख ले, अगर अच्छा हुआ तो भी अच्छा है, अगर बुरा हुआ तो इतनी मुसीबतों के साथ एक दो मुसीबत और आ जाएंगी। इसके बाद मनीष राकेश से कह देता है कि पिताजी कह रहे हैं कि तू काम कर ले और राकेश और मनीष मिलकर शहर के अंदर एक छोटी सी दुकान किराए पर लेते हैं और वहां पर कारपेंटर का काम करने लगते हैं। राकेश और मनीष पूरी मेहनत से और ईमानदारी से काम करते हैं और अच्छे अच्छे फर्नीचर तैयार करते हैं क्योंकि खुद से जो काम किया जाता है वो कोई दूसरा मजदूर हमारे लिए नहीं कर सकता। तो इसी वजह से राकेश और मनीष का काम लोगों को पसंद आने लगता है और लोग एक दूसरे को उन लोगों के बारे में बताने लगते हैं और उनका धंधा अच्छा चलने लगता है। इसके बाद जो मनीष
मनीष होता है वह अपने पिता को भी वहां पर बुला लेता है और वहीं पर अपने साथ रखकर काम करने लगता है। अब राकेश और मनीष ने वहां पर और भी ज्यादा कारीगर रख दिए थे, क्योंकि अब उनका काम और भी ज्यादा बढ़ गया था और वो लोग अच्छी तरह से सभी कामों को कंप्लीट कराया करते। कभी कभी राकेश मनीष के घर भी जाया करता है और वहां पर उसके परिवार के साथ भी अच्छा समय व्यतीत किया करता है। मनीष ने अपने पिता को अब घर पर बैठने के लिए कह दिया है और कहा है कि पिताजी आप आराम से घर के अंदर रहो, आपको कैसी भी दिक्कत नहीं है, पैसे सारे मैं कमा लिया करूंगा और कोई भी परेशानी लेने की आपको जरूरत नहीं है। उनको काम करते हुए लगभग 2 साल बीत जाते हैं और 2 साल के अंदर राकेश और मनीष ने इतनी तरक्की कर ली थी कि शहर के अंदर उनका एक छोटा सा कारखाना बन गया था, जिस कारखाने के अंदर वो मालिक थे और उनके नीचे ढेर सारे वर्कर काम किया करते थे। वे लकड़ियों का काम किया करते और खुद लकड़ियों की जांच पड़ताल करके उनको लाया करते, क्योंकि उन दोनों को अच्छी तरह से काम आता था और मजदूरों से भी अच्छी तरह से वो काम निकलवा लिया करते। ऑफिस के अंदर बैठा करते हैं और सभी मजदूरों का हिसाब किताब खुद देखा करते हैं। एक दिन अचानक से राकेश मजदूरों को देखने के लिए गया था और मनीष ऑफिस के अंदर बैठा हुआ था। तभी राकेश के फोन पर एक फोन आता है और उस नंबर को जैसे मनीष देखता है तो एकदम से हैरान हो जाता है। वह सोचने लगता है कि इस नंबर से राकेश के फोन पर फोन क्यों आ रहा है और इस बात के बारे में गहन सोच विचार करने लगता है। उनके पास रुपए पैसा अच्छा खासा हो गया था, तो वह अपने पिता से कहता है कि पिताजी अब पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं है, उन लोगों से कह दो जो लोग बारात लेकर वापस गए थे कि अब हमारी बहन से शादी कर लेंगे और मैं उनको दहेज में बड़ी वाली मोटरसाइकिल दे दूंगा। इसके बाद जो मनीष के पिता होते हैं वह वहां से उस लड़के के पास दोबारा जाते हैं और उन लोगों से आग्रह करते हैं कि कोई बात नहीं, उस टाइम पर तो हम आपको बाइक नहीं दे पाए थे, लेकिन अब मेरा बेटा कह रहा है कि आप लोगों को बाइक मिल जाएगी और आपसे ही अगर हमारी लड़की की शादी होगी तो गांव के अंदर जो थोड़ी बहुत बदनामी हुई है वो भी ठीक ठाक हो जाएगी। इसके बाद लड़के वाले भी इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं और मनीष की बहन की शादी दोबारा से उसी लड़के के साथ फिक्स हो जाती है जो यहां से बारात लेकर वापस चला गया था। इसके बाद धीरे धीरे शादी का दिन आता है और शादी के दिन सभी लोग वहां पर दोबारा से इकट्ठे हो जाते हैं, वो गांव वाले भी और वो लड़के वाले भी जो उस दिन वहां से बारात लेकर वापस चले गए थे। मनीष के माता पिता भी शादी से बड़े ही खुश थे और खुशियों के साथ मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। तभी अचानक से बारात आती है और बारात आने के बाद जो लड़का होता है जिससे उसकी बहन की शादी होने वाली थी वह एकदम से मनीष से पूछने लगता है कि भाई बाइक कहां है। तो एकदम से मनीष उसे एक बाइक की तरफ इशारा करता है। वो बाइक काफी बड़ी थी, कम से कम 2-2.5 लाख रुपए की बाइक थी और उसे देखकर लड़का एकदम से खुश हो जाता है और शादी खुशी खुशी करने के लिए तैयार हो जाता है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ दोबारा से वरमाला का टाइम आता है और वहां पर जैसे ही वरमाला डलने वाली थी तो एकदम से मनीष आकर एक बार फिर से इस वरमाला को होते हुए रोक लेता है और कहता है कि रुक जाओ, थोड़ी देर रुको, अभी तुम्हें वरमाला नहीं डालनी है। इसके बाद मनीष स्टेज पर चढ़ता है और स्टेज पर चढ़ने के बाद दूल्हे को बहुत बुरी भली बातें सुनाने लगता है। कहता है कि दहेज के लालचियों, तुम लोगों से मैं अपनी बहन की शादी बिल्कुल नहीं करना चाहता। पिछली बार थोड़ी सी कसर रह गई थी, हम लोगों के पास थोड़ा पैसा कम था और इसी वजह से तुम लोग बारात को वापस ले गए थे, लेकिन गांव के अंदर हमारी थोड़ी सी बदनामी हो गई थी तो इसी वजह से दोबारा तुम्हें यहां पर बुलाया है ताकि तुम लोगों से बदला ले सकूं और तुम लोगों को अब यहां से उल्टे पैर भगा सकूं। इस बात को सुनकर जो लड़के वाले होते हैं वो एकदम से हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर इस लड़के ने ऐसा क्यों किया है और ये क्या चाहता है। अब इसके बाद जो लड़के वाले होते हैं वो दोबारा से मनीष और उसके पिता के पास जाते हैं और वहां जाकर गिड़गिड़ाने लगते हैं। तभी जो मनीष है वो कहता है कि अब पता चला कि इज्जत बेइज्जती क्या होती है। याद करो उस दिन को जब पहले मेरे पिता तुमसे माफी मांग रहे थे और कह रहे थे कि इस बार शादी कर लो, लेकिन तुम लोगों ने मना कर दिया था। इसी तरह से आज लड़के का पिता हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है और कह रहा है कि बेशक से हमें दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मेरी इज्जत का सवाल है, 2 बार एक ही जगह से अगर बारात वापस चली जाएगी तो लोग तरह तरह की बातें हमारे बारे में बनाएंगे और मेरे बेटे की कहीं से भी शादी नहीं होगी। लेकिन मनीष मना कर देता है और कहता है कि फौरन से अपनी बारात लेकर वापस चले जाओ, तुम जैसे दहेज के लोभियों से हमें अपनी बहन की शादी करानी ही नहीं है। इस बात को सुनकर जो मनीष का पिता प्रमोद होता है वो भी थोड़ा सा हैरान होता है और अपने बेटे से कहने लगता है कि बेटा बहुत हुआ, अब इनको माफ कर दो और इसी से हमारी बेटी की शादी करा देते हैं। लेकिन मनीष मना कर देता, कहता है कि नहीं पिताजी, इन लोगों से हमारी बहन की शादी नहीं होगी और इन लोगों को बारात लेकर वापस जाने दो। तभी उसका पिता कहता है कि बेटा फिर क्या करोगे। तो वो कहता है कि चिंता मत करो, इसी मंडप पे आज हमारी बहन की शादी होगी और दूल्हा भी अच्छा है, आप लोग उसे अच्छी तरह से जानते हो। तो मनीष का पिता प्रमोद कहने लगता है कि बेटा कौन है दूल्हा। तो वो कहता है कि पिताजी थोड़ा सा सब्र रखो, पहले इन लोगों को यहां से भेज देता हूं और उसके बाद शादी आगे की तरफ संपन्न होगी। तो मनीष उन लोगों को धमकाते हुए वहां से भेज देता है और बारात मायूस होकर वहां से वापस चली जाती है। इसके बाद जो मनीष होता है वह अपने दोस्त राकेश को आवाज लगाता है और स्टेज पर बुलाता है। स्टेज पर बुलाने के बाद वह कहता है कि दोस्त राकेश, आज मुझे
तेरी मदद चाहिए, तुझे मेरी बहन से शादी करनी होगी, क्योंकि मैं ऐसे दहेज के लोभियों से अपनी बहन की शादी नहीं करना चाहता। अब इस बात को देखकर थोड़ा सा हैरान होता है और कहने लगता है कि यार तुम ये क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारी बहन से शादी कैसे कर सकता हूं। तो वो कहता है कि मुझे पता है जो कुछ भी तुम दोनों के बीच में चल रहा है और इसी वजह से मैं ये बात कर रहा हूं। दरअसल मनीष को पता था कि उसका दोस्त राकेश उसकी बहन से प्यार किया करता है और उसकी बहन भी राकेश से प्यार करने लगी है। इसी वजह से वह राकेश से अपनी बहन की शादी कराना चाहता है और अपने दोस्त से कह देता है कि तुझे मेरी बहन से शादी करनी होगी और इस बात में मुझे और मेरे परिवार को कोई भी आपत्ति नहीं है। अब जैसे ही मनीष का पिता प्रमोद देखता है कि लड़का राकेश है तो वह भी शादी के लिए एग्री हो जाता है और खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी राकेश से करा देता है। राकेश और ऋतु की शादी हो गई थी और शादी के बाद पूरे गांव में मनीष की वाहवाही हो जाती है और कहते हैं कि बेटा हो तो ऐसा हो जिसने अपने परिवार के अपमान का बदला इतनी अच्छी तरह से लिया है। इधर जो लड़का उसकी बहन से दहेज मांग रहा था और पहले बारात वापस लेकर गया था, उसकी शादी कहीं भी नहीं हो पाती है और वो ऐसे ही इधर उधर रिश्ते करने के लिए घूमता रहता है। लेकिन सभी लोग उसे दहेज का लालची कहकर उसे धुतकार दिया करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे लड़के से शादी तो हम कर ही नहीं सकते। वो कई बार कहता भी है कि मुझे दहेज नहीं चाहिए, बस मेरे बेटे का घर बस जाए उतना ही काफी है, और वो उल्टा पैसा देने के लिए भी तैयार हो जाता है। लेकिन सभी लोग उसकी सच्चाई जान चुके थे तो उससे कोई भी शादी नहीं करता है। इसके बाद एक दिन राकेश जब उनके घर आता है तो वह मनीष से पूछने लगता है कि भाई ये बता कि तुझे हम दोनों के बारे में कैसे पता चला। तो वो बता देता है कि एक दिन मैं ऑफिस में बैठा था तो तब तेरे फोन पर घर वाले नंबर से फोन आया था और जब मैंने इस बात की तहकीकात की तो मुझे पता चला कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते हो। मेरी बहन ऋतु परिवार में इस बात को बताने से डर रही थी और इसी वजह से मैंने ये सब कुछ प्लान किया, क्योंकि उस टाइम तक हम ऋतु की शादी तय करा चुके थे और मैंने सोचा कि तुमसे अच्छा पति मेरी बहन को नहीं मिल सकता जो निस्वार्थ किसी का साथ दे सकता है, क्योंकि अगर तू मेरा साथ नहीं देता तो मैं आज इतना पैसे वाला नहीं हो पाता। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आप लोगों को कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।